हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा बेटा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने अपनी फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट किया था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस वीडियो के अंदर हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे बेटा, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपनी अगली यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम एटम की कहानी को जानने की कोशिश करेंगे बेटा कि एटम की जो संबंध है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और एटम की जो हिस्ट्री है वो क्या पूछा बेटा। तो सुनिएगा बेटा एटम की अगर हम बात करें, एटम की कहानी की अगर हम बात करें तो एटम की जो कहानी है बेटा वो काफी सदियों से चलती आ रही है। बेटा 400 ईस्वी पूर्व भारत के एक फिलोसफर महर्षि कन्नड़ के द्वारा बोला गया था कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं वो पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। बेटा जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो इतने छोटे हैं कि उनसे ज्यादा और ज्यादा छोटे पार्टिकल हम नहीं बना सकते। तो उन्होंने उन छोटे पार्टिकल का नाम क्या रखा बेटा? परमाणु रखा बेटा। बेटा एट द सेम इरा, उसी युग के अंदर ग्रीक के भी कुछ फिलोसफर थे। उन ग्रीक फिलोसफर के द्वारा भी ये बात क्या की गई बेटा? ऑब्जर्व की गई। उन्होंने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने भी देखा कि जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं बेटा, दे आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली small particle, we can say that they are made up of the extremely small indivisible particle known as atom। बेटा ग्रीक के जो फिलोसफर थे उन्होंने भी इस बात को माना कि जो भी पदार्थ होता है यूनिवर्स के अंदर, पदार्थ मतलब मैटर, जो भी मैटर होता है बेटा वो किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे अविभाजित कणों से मिलकर बना होता है बेटा। और वो अविभाजित कण किसका नाम दिया गया बेटा? उनको नाम दिया गया बेटा एटम का। किसका नाम दिया गया बेटा? एटम का। एक्चुअली में जो आपका एटम शब्द बेटा, ये एटम शब्द ग्रीक वर्ड एटम से निकल कर आया बेटा। जो आपका ग्रीक वर्ड होता है बेटा, ग्रीक वर्ड एटमो से निकल कर क्या आया बेटा? आपका एटम आया। और एटमो का जब कन्वर्जन किया गया बेटा तो इसका कन्वर्जन आया बेटा अनकटेबल। अनकटेबल बोल दो या फिर आप इसको बोल सकते हो बेटा नॉन इंडिविजिबल। अनकटेबल बोल दो या आप इसको क्या बोल दो बेटा? नॉन इंडिविजिबल, अविभाजित कण। ये था बेटा आपका एटम, जिसको लेकर अलग अलग केमिस्टों के द्वारा अलग अलग विचारधाराएं रखी बेटा। लेकिन एटम को लेकर सबसे पहली जो डेफिनेट थ्योरी थी बेटा, एटम को लेकर सबसे पहली जो डेफिनेट थ्योरी थी वो 1808 के अंदर एक ब्रिटिश स्कूल टीचर के द्वारा प्रपोज की गई बेटा। किसके द्वारा प्रपोज की गई बेटा? एटम को लेकर पहली सक्सेसफुल थ्योरी हम बोल सकते बेटा। किसके द्वारा प्रपोज की गई थी? एक ब्रिटिश स्कूल टीचर जिसका नाम था बेटा जॉन डॉल्टन। क्या नाम था बेटा? जॉन डॉल्टन। तो आप बोल सकते बेटा कि एटम को लेकर पहली जो डेफिनेट थ्योरी थी वो किसके द्वारा प्रपोज की गई बेटा? जॉन डॉल्टन के द्वारा 1808 के अंदर। और ये जो थ्योरी थी बेटा, ये थ्योरी कहलाई थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या कहलाती बेटा? ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो आपने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ी थी बेटा एटम के लेकर, कि एटम को लेकर जो सबसे पहली थ्योरी थी वो किसके द्वारा प्रपोज की गई थी बेटा? जॉन डॉल्टन के द्वारा प्रपोज की गई थी, जिसको हम किसका नाम दिया बेटा? डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी का नाम दिया बेटा। बेटा डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो लगभग 80 से 90 साल तक क्या रही? वैलिड रही। और डाल्टन ने बार बार एक ही बात बोली बेटा कि जो आपका एटम होता है ये एक स्ट्रक्चरलेस और हार्ड पार्टिकल होता है। डाल्टन ने एक बात बोली बेटा कि जो एटम होता है वो क्या होता है बेटा? स्ट्रक्चरलेस और एक हार्ड पार्टिकल होता है। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो आपका एटम उसके पास कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है और उसके साथ साथ एटम क्या होता है बेटा? एक हार्ड पार्टिकल होता है। लेकिन जब 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, यानी कि 19वीं शताब्दी की एंडिंग में बेटा और 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग के अंदर बेटा, अगर हम बात करें 19वीं शताब्दी के एंडिंग में और 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग के अंदर, तो जो आपकी स्ट्रक्चर एटम की जो स्ट्रक्चर है वो निकल कर आई बेटा। 19वीं शताब्दी के लास्ट में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत के अंदर एटम की स्ट्रक्चर जो पहले स्ट्रक्चरलेस बोला गया था उसकी कोई ना कोई स्ट्रक्चर बताई गई। यानी कि
एटम है तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर थी वो डिफाइन नहीं थी, लेकिन ये बोला गया था कि एटम स्ट्रक्चरलेस नहीं है, एटम के पास कोई ना कोई स्ट्रक्चर जरूर है। तो जब ये बात बोली गई बेटा किसी केमिस्ट के द्वारा, तो वर्ल्ड के जितने भी केमिस्ट थे वो सारे केमिस्ट क्या करने लगे बेटा, उस एटम की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में लगे। जैसे कि इस समय क्या हो रहा है बेटा कि कोविड-19 की वैक्सीन को डिटेक्ट करने के लिए पूरे वर्ल्ड के जितने भी डॉक्टर या जितनी भी लैबोरेटरीज है बेटा, सभी क्या करें, कोविड-19 की वैक्सीन को ढूंढने में, तलाशने में लगी बेटा। उसी समय भी यही हालात है बेटा कि एटम की जब बोला गया कि एटम के पास कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन एटम कैसा है, नॉन इंडिविजिबल है। ये बात बोली बेटा कि एटम कैसा होता है, नॉन इंडिविजिबल होता है बेटा, लेकिन एटम के पास कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए पूरे देश के केमिस्टों में क्या लगी बेटा, एक बीट सी लगी बेटा, एक रेस सी लगी कि कौन सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर को क्या करे, एक्सप्लेन करे बेटा। जब उसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने लगे तब ये पाया गया कि एटम जो होता है वो इंडिविजिबल तो है, लेकिन एटम भी किन्हीं स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है बेटा। और जो स्मॉल पार्टिकल एटम को बनाते हैं वो स्मॉल पार्टिकल किसके नाम से जाने गए, फंडामेंटल पार्टिकल के नाम से जाने गए बेटा। बेटा क्या बात निकल कर आई कि एटम की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को ढूंढने लगे तब एटम के ऊपर और डिस्कवरी, और एटम के अंदर पाया गया कि एटम किससे मिलकर बना होता है, और अधिक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसका नाम क्या रखा गया बेटा, फंडामेंटल पार्टिकल। और ये जो आपके फंडामेंटल पार्टिकल बेटा, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं बेटा। तो हम बात करते हैं एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल की। सब एटॉमिक पार्टिकल होता है एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल। बेटा जो आपका एटम है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है। किस किस से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है बेटा। जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल वो कितने हो गए बेटा, 3 हो गए। कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन, एक हो गया प्रोटॉन, और एक हो गया कौन बेटा, न्यूट्रॉन। जो आपका एटम होता है वो किससे मिलकर बना होता है बेटा, 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसका नाम क्या रखा है, कौन कौन से बेटा, 3 पार्टिकल आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब हम बात करते हैं बेटा कि इनकी डिस्कवरी किस प्रकार से हुई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, कैसे की गई, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। इनकी डिस्कवरी के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा अपने पहले सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर बेटा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले कुछ बातें जो जान लेना काफी जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि जो आपका पदार्थ होता है, उस पदार्थ के जो पदार्थ होता है उसका जो चार्ज नेचर है, वो चार्ज नेचर माइकल फैराडे के द्वारा 1837 के अंदर क्या किया गया था, एक्सप्लेन किया गया था बेटा। माइकल फैराडे ने क्या बोला कि जब हम किसी भी एबोनाइट रोड को सिल्क के कपड़े से क्या करते हैं, रब करते हैं, तो सिल्क के कपड़े पर और एबोनाइट की रोड पर क्या होता है, अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। फिर 1837 के अंदर माइकल फैराडे के द्वारा पदार्थ के इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में क्या दी गई बेटा, रिलेशनशिप दी गई, जिसको हमने किसका नाम दे रखा है, माइकल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का नाम दे रखा है, जो आप अपनी 10+2 क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर जाकर पढ़ो बेटा, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को लेकर। बेटा फिलहाल हम केवल इतना पढ़ेंगे कि जो आपका पदार्थ होता है उस पदार्थ पर क्या होता है बेटा, कोई ना कोई चार्ज जरूर प्रेजेंट होता है, और उस चार्ज की जो डिस्कवरी है वो माइकल फैराडे के द्वारा की गई बेटा। लेकिन उसी समय माइकल फैराडे ने एक बात बोली बेटा कि माइकल फैराडे ने कौन सा लॉ दिया था बेटा, उसने दिया था लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो आप 12th क्लास में जाकर पढ़ोगे बेटा। थोड़ा सा इसके बारे में बोल रहा हूं मैं बेटा। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर बस समझना नहीं है, केवल सुनते रहो बेटा। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या बोला गया था, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर पहले क्या किया बेटा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया, उसके अंदर क्या भरा बेटा, उसने एक इलेक्ट्रोलाइट भरा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कोई भी एक सॉल्यूशन भरा, कंडक्टर भरा बेटा। उसके बाद यहाँ पर 2 रोड लगा रखी थी बेटा, उसने एक एनोड का काम कर रही थी और एक इसका काम कर रही थी, कैथोड का। उसके बाद इसको कनेक्ट किया था किसके साथ, बैटरी के साथ। उसने इसको क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था बेटा। जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो उसने ऑब्जर्व किया, क्या पास हो रही बेटा,
इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। क्या पास हो रही है, ध्यान से सुनना, एक तो शब्द आ गया बेटा इलेक्ट्रिसिटी, यहां से क्या पास हो रही है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तब उसने नोट किया कि जैसे इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो एक इलेक्ट्रोड अपने मास को लूज करती है तो दूसरी इलेक्ट्रोड मास को क्या करती है बेटा, गेन करती है। और इस लॉ को उसने क्या नाम दिया था बेटा, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का नाम दिया था। तो उसने यहाँ पर एक बात बोली बेटा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा कितना मास लूज या गेन किया जाएगा वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट में से कितना चार्ज यानी कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। बेटा जब उसने इलेक्ट्रिसिटी शब्द के बारे में बोला तो 1874 के अंदर ये बात चल रही बेटा 1837 की, अब मैं पहुंच गया 1874 के अंदर। बेटा 1874 के अंदर स्टोइन के द्वारा, क्या नाम था, स्टोइन, के अंदर स्टोइन ने एक बात बोली कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। बेटा देखना बेटा ये जो बात थी ये माइकल फैराडे का जो कंसेप्ट था वो 1837 या 1830 के आसपास जो बात चल रही थी उस बात को स्टोइन के द्वारा 1874 के अंदर बोला गया कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी भी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और वो जो स्मॉल पार्टिकल है उन स्मॉल पार्टिकल पर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होता है। बेटा उन स्मॉल पार्टिकल पर कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी आपके मैटर और मैटर के ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि मैटर के जितने भी पार्टिकल होंगे वो सारे सारे कैसे होंगे बेटा, आपके चार्ज पार्टिकल होंगे। बेटा अब बात करते हैं कि ये तो हमारी बात की बेटा मैटर के चार्ज पार्टिकल को लेकर कि मैटर के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है या मैटर का जो नेचर होता है चार्ज होता है, लेकिन इससे हमारे इलेक्ट्रॉन पर क्या लेना देना बेटा, बिल्कुल लेना देना। देखना कैसे बेटा, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बेटा तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी था बेटा इसी से अपनी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का मेन कांसेप्ट स्टार्ट हुआ था। बेटा बेटा अलग अलग केमिस्टों के द्वारा ये कंफर्म किया गया क्या गैसों के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने का मतलब क्या है बेटा कि डज द गैसेस आर कंडक्टेंस और नॉट, क्या गैसों के अंदर कंडक्टेंस होती है या नहीं होती है। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग केमिस्टों के द्वारा क्या किया गया बेटा, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया गया और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे अहम जो रोल रहा बेटा वो रहा कैथोड रेज का। यानी कि लोग क्या कर रहे थे बेटा, जितने भी केमिस्ट थे क्या कर रहे थे, गैसों की कंडक्टेंस को चेक कर रहे थे और उसी चेकिंग के दौरान उनको क्या मिल गई बेटा, उनको एक रेज मिल गई बेटा जिसका नाम क्या रखा गया, कैथोड रेज रखा गया। बेटा तो हम बात करते हैं बेटा कि किस प्रकार से डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज हुई। अब आप बोलोगे सर आप चल रहे थे कहां पे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे और पहुंच गए कहां पे, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज पर। बेटा कैथोड रेज के आइडिया के द्वारा ही किसका आइडिया मिला, हमें इलेक्ट्रॉन का आइडिया मिला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी बेटा, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। बात करते हैं बेटा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। बेटा अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। बेटा इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो किसके द्वारा की गई थी बेटा, वो की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी बेटा, जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। बेटा बेटा 19वीं शताब्दी के अंदर जब ये कंफर्म करने लगे कि क्या सभी गैसों के अंदर कंडक्टेंस होती है या नहीं होती है, कंडक्टेंस का मतलब क्या सभी गैसों के अंदर से करंट पास हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया बेटा, एक एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया बेटा, एक एक्चुअली में अगर हम बात करें बेटा तो कैथोड रेज की जो डिस्कवरी है वो कैथोड रेज की जो डिस्कवरी है वो किसके द्वारा की गई थी बेटा, वो पुलकर और क्रूक्स के द्वारा की गई थी। बेटा जो कैथोड रेज की जो डिस्कवरी है बेटा वो पुलकर और क्रूक्स के द्वारा की गई थी, लेकिन कैथोड रेज की प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन करने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है बेटा, जे थॉमसन को जाता है। इसलिए हम कैथोड रेज के अंदर भी किसका नाम पढ़ेंगे बेटा, जे थॉमसन का नाम पढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअली याद रखना बेटा कि कैथोड रेज की जो डिस्कवरी थी वो टीम के द्वारा की गई थी। बेटा जिस टीम के अंदर आपका जे थॉमसन भी था और उस टीम के जो मेंबर थे बेटा वो थॉमसन, पुलकर और क्रूक्स थे। बेटा लेकिन मेन नाम किसका आता है बेटा वहां पर, जे
थॉमसन कहता है, क्यों? क्योंकि जे थॉमसन ने कैथोड रेज की सभी प्रॉपर्टी को क्या कहता है, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब ली बेटा। सबसे पहले क्या ली बेटा, एक उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली जो लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी थी बेटा। ये उसकी कोई भी क्या हो बेटा, डिस्चार्ज ट्यूब होगी जो कितना सेंटीमीटर लंबी है बेटा, लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी है, अबाउट होगा 50 सेंटीमीटर। ये जो ट्यूब है बेटा, इस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड को फिट किया गया और उसके बाद इसको क्लोज कर दिया गया बेटा। ये क्या होगा बेटा, आपके इलेक्ट्रोड हो गए और इलेक्ट्रोड के बाद उनको क्या कर दिया गया बेटा, फिट कर दिया गया, एयर टाइट पैक कर दिया गया बेटा। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव से जो जुड़ा हुआ है बेटा उसका नाम क्या रखा गया, कैथोड। जो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ उसका नाम क्या रखा गया बेटा, एनोड। सेकेंडली क्या किया गया बेटा, यहाँ पर जो वोल्टेज वो हाई है और यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगाया गया है बेटा। क्या लगाया गया बेटा, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगाया गया है और इस वैक्यूम पंप की सहायता से इस ट्यूब के अंदर प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है बेटा। वैक्यूम पंप की सहायता से क्या किया जाता है बेटा, प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है बेटा। ये हो गया बेटा वैक्यूम पंप। क्या बेटा, ये वैक्यूम पंप बेटा। ये क्या है, ये आपकी डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। और बेटा हम इसको क्रूक्स ट्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम क्रूक्स ट्यूब, क्रूक्स ट्यूब भी बोलते हैं। और बेटा इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट है किसके नाम से जाना जाता है बेटा, ये जाना जाता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से। और उन्होंने क्या किया बेटा, इसके अंदर गैसों को भर दिया बेटा। इसके अंदर क्या भरी है बेटा, आपकी गैस भरी हुई है बेटा। क्लियर है यहाँ तक? क्या लिया बेटा, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जो लगभग कितना सेंटीमीटर लंबी है बेटा, 50 सेंटीमीटर लंबी है। उसके अंदर किसको फिट किया गया बेटा, दो इलेक्ट्रोड को फिट किया गया और फिर इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ा गया बेटा, हाई वोल्टेज से जोड़ा गया बेटा। किससे जोड़ा गया बेटा, इसको हाई वोल्टेज से इसको क्या कर दिया गया बेटा, कनेक्ट कर दिया गया। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या लगा हुआ बेटा, एक वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप की सहायता से हम क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं बेटा। उसके बाद इसके अंदर क्या भरेगी बेटा, गैस भरेगी बेटा। अब इसका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ऑब्जर्वेशन को सुनना और समझना, नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो बेटा। क्या कुछ किया गया, ध्यान से सुनना। सबसे पहले काम जो किया गया वो किया गया बेटा, किस गैस का जो प्रेशर है ना, उस प्रेशर को हाई रखा बेटा। ध्यान से सुनना, प्रेशर को क्या रखा, हाई। वोल्टेज ऑलरेडी पहले से ही कैसी है, हाई है बेटा। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या रखी गई बेटा, पहली ऑब्जर्वेशन रखी गई, पहली ऑब्जर्वेशन क्या रखी बेटा कि प्रेशर को हाई रखा और वोल्टेज को भी हाई रखा बेटा। जब प्रेशर और वोल्टेज को हाई रखा तो उन्होंने देखा कि इस गैस के अंदर कोई भी करंट पास आउट नहीं हुआ। हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि एट हाई प्रेशर एंड हाई वोल्टेज द गैस इज नॉन कंडक्टेंस। जो आपकी गैस होती है उसके अंदर कोई भी करंट पास नहीं हुआ बेटा। फिर उन्होंने क्या किया बेटा, प्रेशर इज रिड्यूस, प्रेशर इज रिड्यूस। सेकंड टाइम उन्होंने क्या किया बेटा, प्रेशर को रिड्यूस किया, वोल्टेज को क्या रखा, हाई रखा बेटा। सेकंड टाइम पर उन्होंने क्या किया बेटा, प्रेशर को तो कम किया लेकिन वोल्टेज को क्या रखा, हाई रखा। जब प्रेशर को कम और वोल्टेज को हाई रखा तो उन्होंने देखा कि गैस बिकम कंडक्टिंग एंड इमिट एंड द लाइट इज इमिटेड। तो उन्होंने देखा बेटा कि जो यहाँ पर गैस भरी हुई है बेटा, वो गैस क्या बन गई, आपकी कंडक्टर बन गई बेटा। और यहाँ से कुछ गैस के रेजिडुअल के अंदर क्या हुआ बेटा, कुछ लाइट इमिट की गई बेटा। एंड द कलर ऑफ लाइट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस व्हिच इज फिल्ड इन दिस ट्यूब। अब कलर कैसा होगा बेटा लाइट का, जो लाइट यहाँ से एलिमिनेट आउट हुई है, इमिट हुई बेटा, उस लाइट का जो कलर होगा वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सी गैस को इसके अंदर फिलअप किया हो बेटा। फिर उन्होंने क्या किया बेटा, थर्ड स्टेप पर देखो बेटा, जब हमने प्रेशर को क्या किया, रिड्यूस किया और वोल्टेज को सेम रखा, हाई रखा, तो उसने देखा कि यहाँ से करंट पास होना स्टार्ट हो गया। और उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और भी नोट की बेटा कि यहाँ पर कुछ ग्लो नजर आने स्टार्ट हुए, कि कुछ लाइट इमिट होनी
स्टार्ट हो गया बेटा। वो जो लाइट थी वो किसी न किसी कलर की थी। जो लाइट का जो कलर होता है वो चेंज भी हो सकता है, इसलिए बोल सकते हैं बेटा कि जो लाइट का जो नेचर वो गैस के नेचर पर क्या करता है, डिपेंड करता है बेटा। फिर थर्ड पॉइंट में उन्होंने क्या किया बेटा, प्रेशर को और ज्यादा रिड्यूस कर दिया। प्रेशर इज फर्दर रिड्यूस। प्रेशर को उन्होंने फिर से रिड्यूस कर दिया बेटा, लेकिन वोल्टेज को क्या रखा, सेम रखा। वोल्टेज क्या रखी बेटा, सेम वोल्टेज रखी उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि बेटा जो ग्लो था ना लाइट में, लाइट की जो चमक थी वो चमक क्या होगी बेटा, वीक हो गई है। और ज्यादा प्रेशर को जब डाउन किया गया तो जो लाइट की जो ग्लो थी बेटा वो क्या हो गई थी, बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। लेकिन लाइट की ग्लो खत्म होने का मतलब ये नहीं कि गैस कंडक्टर नहीं है बेटा, लाइट की ग्लो खत्म हो गई लेकिन गैस में अब भी करंट क्या हो रहा था बेटा, पास हो रहा था। और फिर उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने एनोड को उन्होंने प्रीफोल्डेड रखा बेटा। प्रीफोल्डेड का मतलब क्या होता है बेटा, प्रीफोल्डेड एनोड का मतलब होता है बेटा इस एनोड के अंदर क्या बने हुए बेटा, बारीक बारीक होल बने हुए बेटा। एनोड में क्या बने हुए बेटा, बारीक बारीक होल बने हुए। और जो पीछे की स्क्रीन है बेटा, ये पीछे की जो एनोड की जो स्क्रीन है पीछे की, उस स्क्रीन को कोट किया गया है बेटा किसके द्वारा, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के द्वारा। यानी कि पीछे जो आपकी टेस्ट ट्यूब का जो एरिया है, एनोड के पीछे का जो एरिया है उसको जिंक सल्फाइड से क्या किया गया बेटा, कोट किया गया। जब यहां से लाइट निकलती है और इन कोटेड एनोड में से जब वो पास आउट होकर इस स्क्रीन पर आके टकराती है तो इस स्क्रीन पर क्या करती है बेटा, एक ब्राइट स्पॉट को प्रोड्यूस करती है। जैसे ये स्क्रीन होगी और कोई भी चीज जब आके टकराएगी तो क्या होगा बेटा, इस स्क्रीन पर इस प्रकार से क्या होगा बेटा, ब्राइट स्पॉट बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एनोड के द्वारा कुछ सब्सटेंस क्या किए जा रहे हैं, एलिमिनेट किए जा रहे हैं, जो स्क्रीन पर जाके टकराते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, फ्लोरोसेंट इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं बेटा। फ्लोरोसेंट इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब कोई कण इस स्क्रीन पर आके टकराएगा तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, चमक प्रोड्यूस होगी। उसी इफेक्ट को हमने किसका नाम दिया बेटा, फ्लोरोसेंट इफेक्ट का नाम दिया है। तो यहां से एक बात क्लियर है बेटा कि जब प्रेशर को कम और वोल्टेज को हाई रखा गया तो एनोड के द्वारा कुछ रेज छोड़ी गई, जो रेज किसका नाम दिया गया, जो रेज किसके नाम से जानी गई बेटा, कैथोड रेज के नाम से जानी गई बेटा। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि व्हाट इज कैथोड रेज। कैथोड रेज क्या होती है बेटा, द रेज व्हिच आर एमिटेड बाय कैथोड एंड ट्रैवल टू एनोड। बेटा वो रेज जो कैथोड के द्वारा छोड़ी जाती है और एनोड तक वो क्या करती है, ट्रैवल करती है, वो रेज किसके नाम से जानी जाएगी बेटा, कैथोड रेज के नाम से जानी जाएगी बेटा। इस प्रकार से किसकी डिस्कवरी बेटा, कैथोड रेज की। लेकिन अब बात क्या आता है बेटा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। तो बेटा कैथोड रेज की प्रॉपर्टी और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे बेटा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू।